वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए है। जिन भी स्टूडेंट का रेलवे अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उन स्टूडेंट के लिए क्लास है। अभी आप लोग जानते हैं पिछले महीने एक पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। जो ग्रेजुएट लेवल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, वो सारे के सारे मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो कठिन प्रश्न थे, उनको मैं एनालाइज करूंगा यहां पे। और ये 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। इसके अंदर सारे के सारे वो क्वेश्चन रखे जाएंगे जो आपके किसी भी टॉपिक से बने हैं। जैसे अगर आज की बात करूं मैं, तो आज इस क्लास के अंदर मैं पजल टॉपिक से क्वेश्चन जो भी बने हैं वो एनालाइज करूंगा। पजल यानी पहेली। तो चलिए बिना देर करे हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। डेली ये क्लास आपको मिलती रहेंगी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहां आज का जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, जरा इस प्रश्न को पढ़िए। देखो, इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि यहां हमें प्रश्न को केवल एक ही बार पढ़ना होता है। स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, प्रश्न को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार देखते हैं कि इसको दोबारा पढ़ो हो जाएगा, दोबारा पढ़ो फिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं। बेहतर तरीका यही होगा कि आप प्रश्न को एक बार में पढ़ के ही सॉल्व कर दें। जैसे इस प्रश्न को पढ़ोगे, यहां कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 नंबर, उसके ऊपर वाली मंजिल को 2 नंबर और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल को 6 नंबर दिया गया है। यानी ऐसा कहा गया है कि जो सबसे पहली मंजिल है उसको 1 नंबर, ऊपर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। इस तरीके से आपको नंबर रखने हैं। इसके बाद यहां तक पूरी कहानी हो गई समाप्त। तो आप अब इसको जो है वो कंप्लीट आगे दोबारा से नहीं पढ़ोगे। अब कुछ नहीं करना है। बस एक बात ध्यान रखो कि हमें इधर की तरफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेफ्ट साइड में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है, और जो भी हिंट वगैरह होंगे उन्हें हम लोग जहां भी खाली स्थान मिलेगा वहां लिख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कम समय लगेगा और हमें जो डाउट्स रहते हैं, हमें जो कंफ्यूजन रहता है वो नहीं होगा। ठीक है, चलो समझे। सबसे पहले कह रहे एफ और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो अब आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा समझना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि एफ और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 15 है। अब देखिए, गुणनफल 15 का मतलब है कि एक ही नंबर ऐसा होगा, 3 और 1 5, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये 15 हो जाएगा। देखो यहां पे एक नंबर तो ये होगा और एक नंबर ये होगा। इन दोनों का गुणनफल करेंगे 5 तो ये 15 होगा। और कोई भी नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जिसका मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं और गुणनफल निकल के 15 है? नहीं हो सकता। तो या तो ई इधर हो सकता है भाई, एफ इधर हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एफ इधर आ जाए और ई इधर आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है भाई। दोनों ऐसे नंबर ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है। तो ई यहां भी आ सकता है, यहां भी, एफ यहां भी और यहां भी। बट अभी कोई भी हमें पता नहीं है कहां आएगा। तो हम इससे आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है वो बी के ठीक ऊपर रहता है। ये एक हिंट है, इसको अभी कहीं भी नहीं रख सकते आप। बट एक चीज समझिए कि हिंट भी हम डायरेक्टली यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी जानकारी है कि सी जो है बी के ठीक ऊपर है, यानी दोनों एक साथ जाएंगे। भाई सी जो है वो बी के ठीक ऊपर है, तो सी और बी दोनों एक साथ रहेंगे बिल्कुल। और दो स्थान एक ही जगह पर खाली कहां है, यहां तो नहीं है, यहां तो ई या एफ आएगा। यहां खाली है तो यहां ई एफ आएगा। यहां दो स्थान जरूर खाली हैं, तो यहां हम लोग कह सकते हैं बी के ठीक ऊपर कौन रहता है, सी रहता है। तो बी सबसे नीचे, सी उसके ऊपर होगा। तो ये अभी हमारा जो है बन गया। इसके बाद आगे देखो, कह रहा है कि डी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। कौन कौन, डी और ई जिस नंबर पे रहते हैं उनका योगफल 7 है। अब सपोज करिए कि मैं ई को यहां मान लेता हूं कि यहां ई रखा हुआ है। ठीक है, कलर दूसरा लेता हूं। मैंने कहा भाई यहां पर ई है, चलो ठीक है। अब यहां इसका नंबर कितना है, 5। बोला ई और बी, ई और डी सॉरी, ई और डी जिन मंजिलों पे रहते हैं उनका योग 7 है। तो ये 5 है ई पर, मान लो अगर ई यहां होगा तो इसका योग कितना है, 5 है। तो हमें एक ऐसा नंबर उठाना है कि उसको जोड़ें तो 7 हो जाए। तो दूसरा नंबर सर इसे उठा लो। तो यहां 5 और 2 7 हो गया, बट इस जगह पर तो ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है ई को यहां हम लोग नहीं बैठा सकते। तो अब यहां से ई हट गया बिल्कुल।
तो ई हट गया तो कौन आ गया यहाँ पे, एफ आ गया। तो ई के लिए केवल एक स्थान खाली है, फिर यहां आएगा ई, तो मैंने ई को यहां बैठा दिया। अब देखो फिर से ई का और डी का योग करें दोनों नंबर का तो 7 आना चाहिए। इसका 3 है, इसका 4, तो डी यहां हो जाएगा। डी का और ई का दोनों का योग करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। एक लेटर बचा हुआ है, कौन, ए को यहां बैठा देंगे, ये कंप्लीटली हमारा जो है वो बैठ गया। अब क्या पूछा है आपसे कि बी और डी के बीच कितने लोग रहते हैं, बी के और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो 1 और 2, कितने लोग रहते हैं, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 है। ये सारे क्वेश्चन फिर से बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं इसी साल 2025 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको इनको जरूर देखना चाहिए एक बार सबको, कि आगे आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप तुरंत हिट कर देंगे, फिर तुरंत हिट कर देंगे। चलो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बाइलिंगुअल लगा रखे हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से आंसर करिएगा। MNOPYZ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक कितना है, 1 है, उसके ऊपर वाली का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार ऊपर जो है मंजिल का क्रम है। तो यहां 1 2 3 4 5 6 ये हैं आपके क्रम, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे कह रहा है मेरे दोस्तों कि केवल MN के ऊपर रहता है। बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। केवल M N के ऊपर रहता है, तो N के ऊपर और कोई नहीं रहेगा, केवल M रहता है। तो M जो है वो किसके ऊपर रहता है, N के ठीक ऊपर होगा, और N के ऊपर केवल M है और कोई नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि M N के ऊपर है केवल और कोई नहीं है। कह रहा है Z N के ठीक नीचे रहता है, Z N के ठीक नीचे रहता है, तो Z N के ठीक नीचे यहां आएगा। आगे आपसे कह रहा है केवल P O के नीचे रहता है, केवल P और कोई नहीं होगा, केवल P O के नीचे है, P O के नीचे और कोई नहीं है, तो केवल P है। अकेला यहां पर एक लेटर बचा हुआ है, वो देखो कौन सा बचा हुआ है, MNOP आ गया। अब Y बचा हुआ है, तो Y इधर आ जाएगा। क्या पूछा है, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो तीसरी मंजिल पर हम यहां देख सकते हैं कि सर Y रहता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही सुंदर और लाजवाब प्रश्न है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। यहां देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और पढ़ो। 7 बॉक्स है ABCDEFG, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। CF के ठीक ऊपर रखा गया है, CF के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। चलो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, CF के ठीक ऊपर रखा गया है। कह रहा है GB के ठीक ऊपर रखा गया है, GB नहीं आया तो GB के ठीक ऊपर रखा गया है। तो मैंने यहां पर ये दोनों अलग अलग रख लिए, अभी थोड़ी हिंट है तो वो आपको समझ में आ जाएगी। कह रहा है केवल E D के ऊपर रखा गया है, केवल कौन, केवल E D के ऊपर है और कोई नहीं होगा, केवल E D के ऊपर है, इसके ऊपर और कोई नहीं होगा। अभी ये C हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं पता, बट हम लोग सीधा चलते हैं। आगे कह रहा है कि C के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे हैं, तो C के ऊपर केवल 2 बॉक्स हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है C यहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हो जाएंगे। अब ये या तो GB यहां आएगा या तो GB यहां आएगा, बट कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ो इसको, क्या कह रहा है कि G को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी G नीचे से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर नहीं आएगा, तो G यहां आएगा। G के ठीक नीचे B है, एक लेटर बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, देखिए पहला ही बचा हुआ है ए इधर आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, बताइए कि जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, जी के ऊपर कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5, जी के ऊपर कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स रखे गए हैं। बताओ समझ आया सभी को, ओके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इसको कर लोगे। कह रहा है PQRST यू में प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होकर के उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो शुरुआत कहां से हुई है, मैं थोड़ा इसे स्पेस थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग देखिए कि ये प्रश्न अब यहां से आप लोग पढ़ेंगे, तो आपसे सोमवार से रविवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी कह सकते हैं, फिर शुक्रवार और शनिवार
और लास्ट में रविवार। आप लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की बात हो रही है। अब आप लोग सीधा सीधा इसको पढ़ना शुरू कर दें और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है आपसे कि एस की परीक्षा बुधवार को है, यहां तक खत्म। एस की परीक्षा जो है वो बुधवार को है, तो एस इधर आ गया, ठीक है। अब कहा गया है कि आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है। आर की परीक्षा जो है वो पी के बाद किसी दिन है, तुरंत बाद नहीं है, किसी भी दिन हो सकती है, हो सकता है तुरंत बाद हो सकता है बीच में कोई आ रहा हो, बट है पी के बाद। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है। और टी की परीक्षा क्यू से पहले के किसी दिन होती है। किसकी? टी की परीक्षा क्यू से पहले। तो टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है, किसी भी दिन हो सकती है, ठीक है। यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद है। यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद है। यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद, ये तुरंत बाद है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी तुरंत बाद कोई नहीं है, बट ये तुरंत बाद है। ओके, तुरंत बाद होती है। टी की परीक्षा यू के बाद के किसी दिन होती है। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है। टी की परीक्षा यू के बाद होती है, तो यू के बाद आएगा तो नीचे आएगा भाई टी की परीक्षा, ठीक है। चलो, टी की परीक्षा यू के बाद के किसी दिन होती है। एस और क्यू के बीच कितने लोग परीक्षा में है? तो यहां प्रश्न को देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है आप लोगों से कि भाई अब यहां पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि एक मिनट को छोड़ दिया क्या हमने। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है और टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है। टी की परीक्षा क्यू से पहले और आर की परीक्षा पी के बाद होती है। ओके, कह रहा है आपसे आगे यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद होती है और एस की परीक्षा ओ के तुरंत पहले होती है। अच्छा, ठीक है। देखो ये वाली लाइन हमसे मिस हो गई थी, इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है आपसे यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद है। यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद है, ठीक है। और एस की परीक्षा ओ के तुरंत पहले है, तो एस की परीक्षा ओ से पहले है। तो ओ से पहले किसकी है? एस की, तो यहां एस आएगा। तो ये एस ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कौन आएगा? ओ के तुरंत नीचे कौन आएगा? यू आएगा, यू। अब इस तरीके से आपको बैठाना है। अब हमारे पास यहां पर हिंट है, ये तो सब बैठ गए हमारे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक बात और कही गई थी, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो, टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन है। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन है, तो यू के बाद है तो टी कहां आएगा भाई? यहां आएगा। और टी के नीचे कौन है? क्यू इधर आएगा। ये स्थान बचा हुआ है, पी इधर आएगा, आर इधर आएगा। ये हमारे सभी लोग यहां पर बैठ चुके हैं। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछा है कि एस और क्यू के बीच कितनी परीक्षा होंगी। एस और क्यू, एस यहां है और क्यू यहां है, इन दोनों के बीच में 1 2 और 3 परीक्षाएं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। कह रहा है EXPAND एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। तो डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति है, बाकी सब नीचे आएंगे। 2 4 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई, इसमें अब बैठाने हैं आपको। अभी कह रहा है आप लोगों से डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, ए पी के नीचे रहता है। ए जो है वो पी के नीचे रहता है भाई, ठीक है। ई एक सम संख्या वाली तल पर रहता है। तो मान लो कि मैं इसको सम संख्या वाली तल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 मान लेता हूं, तो सम में आप लोगों के भाई एक तो ये वाला सम है, एक ये वाला सम है, एक ये वाला सम है। तो यहां हिंट के तौर पे लिख लेता हूं कि ई जो है वो एक सम नंबर पे आएगा, ठीक है। कह रहे एक्स डी के ऊपर मंजिल पर रहता है। एक्स जो है वो डी के ऊपर रहता है, ठीक है। अब कह रहा है आप लोगों से एन के नीचे कितने लोग रहते हैं। एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, ध्यान से देखो अब आप कि भाई डी के ऊपर तो केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति आ गया। ए पी के नीचे रहता है, ए पी के नीचे रहता है। ई एक सम संख्या पर रहता है। एक्स डी के ऊपर रहता है मंजिल पर। अब आप लोग ध्यान से देखो भाई, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें कि ई जो है सम नंबर पे रखना है मुझे। ई सम संख्या पे, ई सम नंबर पे रखना है। एक्स और डी, पी और ए,
तो अब देखिए यहां पे एक्स डी के ऊपर मंजिल पर रहता है, एन के नीचे कितने लोग हैं, ई एक सम नंबर पे रहता है। तो यार एक बात समझिए आप लोग कि अगर मैं इसको यहां बैठा दूं, इसको यहां बैठा दूं, तो ई फिर कहाँ आएगा, ई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2 4 2 6। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, केवल ए पी के नीचे रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो ये बात समझो, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, केवल ए पी के नीचे रहता है। केवल शब्द का मतलब होता है केवल ए पी के नीचे है और कोई नहीं है, केवल ए पी के नीचे रहता है, तो मैंने इसको यहां बैठा दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, डी के ऊपर कहीं एक्स रहता है। अब एक और बात कही गई थी कि भाई कहीं ना कहीं आपका सम नंबर पे ई होगा, तो ई के लिए एक स्थान तो ये खाली है और ई के लिए एक स्थान ये खाली हो सकता है। तो मैं यहां एक और बॉक्स बना लेता हूं जिससे कि मेरे को थोड़ा सा और आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, नीचे तो पी ए आ गया मेरे पास, और ई को मैं यहां भी रख सकता हूं क्योंकि ई जो है वो सम नंबर पे आना है। ठीक है, अब देखिए जरा समझिए आप लोग कि अगर मैं ई को यहां बैठाता हूं इस जगह पर, तो अब x कहां बैठेगा, x डी के ऊपर, तो डी को यहां बैठाना पड़ेगा, x को यहां बैठाना पड़ेगा। बोला ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट है। और यहां अगर मैं बैठाऊंगा तो बोला डी, अच्छा डी तो ऑलरेडी यहां है ना, ये डी तो यहां बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो डी को हम लोग नहीं बैठाएंगे, डी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डी के ऊपर x है, तो डी के ऊपर x यहां आएगा। ई के लिए फिर अकेला स्थान यही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप लोगों का जो है वो एक लेटर बचा हुआ है, कौन सा, ई एक्स पी ए एन, ई एक्स पी ए एन बचा हुआ है, एन इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ये वाला डायग्राम। अभी क्या गड़बड़ हो रही थी कि डी जो है वो आप लोगों का ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है, डी के ऊपर एक्स है तो डायरेक्टली आप लोग बैठा सकते हो, डी के ऊपर एक्स ऐसा कहा गया है, एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। तो ये आप लोगों का जो डायग्राम है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, इससे मैच कर लें। क्या कह रहा है आपसे कि एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, एन के नीचे 1 और 2, कितने व्यक्ति रहते हैं, 2, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करिए, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए। कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी में प्रत्येक की एक परीक्षा सप्ताह के एक दिन होती है जो सोमवार से शुरू होकर के रविवार में समाप्त होती है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। आपसे कहा गया है कि भाई साहब पी की परीक्षा गुरुवार को है, तो पी की परीक्षा कहाँ है, गुरुवार, बृहस्पतिवार को ही हम लोग गुरुवार भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो पी की परीक्षा गुरुवार को है, यू की परीक्षा आर के बाद के किसी एक दिन पर है और टी से पहले है, यानी यू की परीक्षा आर के बाद है, यू की परीक्षा आर के बाद है और टी से पहले है। तो ये इस तरीके से बैठेंगे, जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ ही बैठे, ठीक है, जरूरी नहीं, बट ये ध्यान रखना कि यू की परीक्षा आर के बाद है, या हम ये कह सकते हैं कि आर की परीक्षा यू से पहले है और टी की बाद में है। ठीक है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, कह रहा यू की परीक्षा आर के बाद है, यू की परीक्षा आर के बाद है, ठीक है, बाद में किसी दिन पर है, बाद में से एक पर, और टी से पहले किसी दिन में से एक पर है। आगे कह रहा है वी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है, वी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है, तो जो वी की परीक्षा है वो एस के बाद किसी दिन है। ठीक है, किसी भी दिन है, तुरंत बाद नहीं है, तुरंत बाद होगी तो उसमें लिखा होगा तुरंत बाद है। आगे कह रहा है आप लोगों से लेकिन क्यू से पहले है, तो क्यू यहां आएगा, क्यू से पहले है और एस के बाद में है यू। आगे कह रहा है आपसे एस की परीक्षा पी के बाद के किसी दिन है, एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है, तो पी के बाद एस की परीक्षा आएगी, तो एस वी क्यू इस तरीके से आ जाएगा, और ये तीनों फिर यहां आ जाएंगे, आर यू टी, ये बन गया हमारा आर यू टी पी एस वी क्यू। ये करेक्ट है। आप लोगों से क्या पूछा गया है, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, वी से पहले 1 2 3 4 5 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सभी लोग बताएं, क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो, जल्दी से थोड़ा करो, समझो। ये पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, आराम से इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और एक और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं आपको पीडीएफ जो है विदाउट सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन के साथ भी, तो विदाउट सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन देख करके आप लोग समझ लेना कि कैसे किया है। CDEF STU प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है और रविवार पे खत्म। तो ये भी वही चीज है बिल्कुल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है भाई, ये चीज है आपकी। अब आपसे कहा गया है कि भाई टी से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है। ठीक है, टी से पहले केवल दो व्यक्तियों की, तो टी से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा होगी और किसी की नहीं होगी, तो टी यहां आएगा। टी और एफ के बीच तीन व्यक्ति हैं, तो टी और एफ के बीच एक, दो और तीन, तो एफ यहां आएगा। ये क्लियर है भाई, इनके बीच में तीन व्यक्ति ही आ सकते हैं, ऊपर तो आ नहीं सकते। टी और एफ के बीच में तीन व्यक्तियों की परीक्षा होती है। कह रहा है ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, ये ध्यान रख लेना इसको, ये हिंट हो गई हमारी। आगे कह रहा है यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, तो यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, आगे कह रहा है कि यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, चलो ठीक है। अब आप लोगों को बैठाना है, अब आपको बैठाना है कि ई और सी के बीच में दो लोग हैं, तो ई और सी को एक साथ बैठाओगे आप लोग। मान लो कि मैं ई को यहां बैठा दूं, यू को यहां बैठा दूं, और ई के और सी के बीच में एक व्यक्ति आएगा, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति यहां आ जाएगा। ठीक है, बोला फिर सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, मैं यहां ई को बैठा लूं, यहां यू को बैठा लूं? बैठा सकता हूं, ई को यहां, यू को यहां, फिर सी यहां नहीं आ सकता, तो यहां नहीं बैठेगा ना, यहां नहीं आ सकता और कहीं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ई इधर आएगा। ई से ऊपर यू है, यू से ऊपर मुझे सी रखना है, तभी तो ई और सी के बीच में एक व्यक्ति आएगा, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति आ गया। अब यहां ऊपर देखें और समझें, और समझें, और कुछ हमारी कोई लाइन रह गई क्या? टी से पहले केवल दो रहते हैं, डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, डी के बाद केवल एक व्यक्ति की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये वाली लाइन हमने छोड़ दी, दोबारा से देखो। तो फिर हम लोग ये कहते हैं, ये कह रहा है ना आपसे कि डी के बाद केवल एक की परीक्षा है, एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो डी के बाद केवल एक व्यक्ति आएगा, तो डी के बाद केवल एक व्यक्ति यहां रख दिया हमने, डी के बाद केवल एक व्यक्ति आएगा। अब देखो, अब इन व्यक्तियों को बैठाना शुरू कर दो, ई, ई के ऊपर यू और बीच में सी आएगा, नहीं आ सकता। फिर क्या हो सकता है भाई, एक तरीका ये हो सकता है कि यहां ई को बैठा दो, फिर इसके ऊपर यू होना चाहिए, नहीं आएगा। तो फिर कैसे करें, ऐसा कर लो कि ई को यहां बैठा दो, यू को इधर बैठा दो, और ई के और सी के बीच में एक व्यक्ति, ये बन सकता है भाई। ई के ऊपर तुरंत यू है और ई के और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक अकेला व्यक्ति बचा हुआ है, कौन? एस बच गया, ये एस यहां रख दो। तो ये हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल ये हमारा मैच कर रहा है भाई सातवें क्वेश्चन का। तो FDSCTEU ये किस किस का मैच कर रहा है, एक बार बताओ कमेंट में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो शुक्रवार को एस की परीक्षा होगी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन हल्की सी अगर आपने पढ़ाई में मिस्टेक कर दी ना, क्वेश्चन को पढ़ने में, बस समझ लेना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से देखने की जरूरत है। मैं थोड़ा ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पा रहा हूं इसको कि मुझे बार बार ये इस तरीके से देखना पड़ता है, और इसमें क्या एक सफेद लाइट है बिल्कुल आगे से फोकस वाली, वो यहां मार रही है। अब मेरे को क्या है कि बार बार परेशानी हो रही है, कोई ना कोई लाइन बार बार आप देख रहे हैं कि गड़बड़ में आ जाती है, इतना टाइम लगेगा नहीं इनको करने में। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखो आप लोग। देखो क्या कह रहा है कि 7 बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं, ABCDEFG, एक के ऊपर एक रखे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो जी के जहां जी है उसके ऊपर 1, 2 और 3 बॉक्स हैं, तो नीचे भी 3 होंगे, तभी तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे कि एफ और जी के बीच केवल एक बॉक्स है,
तो भाई एफ और जी के बीच एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है। तो एक और बना लेते हैं हम लोग हिंट के तौर पे ना, एक और बना लेते हैं हिंट के तौर पे। तो जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, एफ को यहां रख लो, जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति यहां भी आ सकता है, दोनों चीजें लेके चलो आप। अब कह रहा है कि एफ और बी के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, एफ के और बी के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3। तो एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3, एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स, ये भी हमारा कंसीडर होगा। अब कह रहा है आपसे कि बी जी के ऊपर कहीं रहता है, बी जी के ऊपर कहीं रहता है। तो बी अगर जी के ऊपर रहता है तो जी यहां आएगा, और बी अगर जी के ऊपर रहता है तो भाई एक बात बताओ, अच्छा जी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, जी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, देखो ये राज जी। अब जी के ऊपर भी आता है, यहां तो है, बट यहां तो जी के नीचे है ना भी, तो ये वाला हमारा गलत हो गया भाई, ये हमारा गलत हो गया। कह रहा है ना बी जी के ऊपर कहीं बैठा है, तो बी जी के ऊपर यहीं बैठ सकता है, तो इसी को कंसिडर करना है आगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि ई बी के ठीक नीचे रखा गया है, ई बी के ठीक नीचे रखा गया है, ई ई जो है वो बी के ठीक नीचे रखा गया है, ई बी के ठीक नीचे रखा गया है। इसके बाद कह रहा है कि ए डी के ऊपर किसी स्थान पर है, ए डी के ऊपर है, ए डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। चलो ए जो है वो डी के ऊपर है किसी स्थान पर, सी एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन से क्लियर होगा कि सी एफ के ठीक ऊपर नीचे नहीं है, सी यहां नहीं हो सकता, सी यहां नहीं हो सकता, तो सी के लिए अकेला स्थान खाली है यहां। अब ए ऊपर होगा किससे, डी से, तो ये हमारा बन गया। क्या पूछा है कि ए के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं, तो ए के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ गया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। ये पजल टॉपिक में आपको क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है बस, बाकी के टॉपिक में इतना समय नहीं लगेगा। हाँ, क्वेश्चन जो टफ है वही आपके लिए यहां पर रखे हैं मैंने। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखो, जैसे क्वेश्चन ने कहा आप लोगों से, क्या कहा है ध्यान से देख के चलो। प्रश्न ने कहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 और ऊपर तक 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रखा गया है। आपसे कह रहा है ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य कौन से, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, तो अभी आप नहीं रख सकते तो यहां लिख लो, ए जहां भी रहेगा वो नंबर क्या है, अभाज्य होगा। ये हमारे पास हिंट हो गई कि दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। आगे कह रहा है कि ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 3 है, 3 है, यानी कि 3 एकम 3, मतलब या तो यहां या तो यहां, इन दोनों में से किसी एक स्थान पर क्या होगा, ई होगा। यहां ई हो सकता है, ठीक है, ई नहीं सॉरी गलत है, ए यहां हो सकता है या तो ए यहां हो सकता है, समझ गए? ए इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है आपसे, ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य है। देखो अभाज्य तो ये भी है, अभाज्य तो ये भी है, बट बोलोगे सर 5 भी तो अभाज्य है, लेकिन आपसे ये कह रहा है भाई कि ये जो है, अगली लाइन को पढ़ो ना, यहां कह रहा है कि ए और ई जिन जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 3 है। तो यहाँ एफ भी हो सकता है ना, यहाँ एफ भी हो सकता है, एफ है या ई है, एक मिनट, ए या ई, ए ई, तो ई भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ई, कंफर्म तो नहीं है अभी इन दोनों के बीच में, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों में से कौन कहां आएगा। चलो नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, तो बी के ऊपर केवल 1 और 2 लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखो एफ सी के ठीक नीचे रहता है, एफ सी के ठीक नीचे, यानी कि एफ और सी दोनों एक साथ आएंगे, तो एफ सी के ठीक नीचे यही आ सकता है, और 2 स्थान कहीं खाली नहीं है। अकेला कौन बचा हुआ है, एफ आ गया, ए बी सी डी, डी बचा हुआ है, डी यहां जाएगा। अब आपसे पूछा है डी और एफ के बीच कितने लोग हैं, तो डी यहां है, एफ यहां है, इनके बीच में हमारे पास 2 लोग हैं, तो यहां हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना ए और ई का इसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा कि कहां आएंगे, क्योंकि ए अभाज्य नंबर पे आएगा, अभाज्य तो 3 भी है, अभाज्य तो 1 भी है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अगर आपने कर लिए हैं तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जो कमेंट सेक्शन है उसमें दे देंगे।
आप में से कोई भी स्टूडेंट इच्छुक हो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेने के, तो 4 तारीख से एक फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। बैच 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 2 साल की वैलिडिटी है, 499 रुपये फीस है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। फाउंडेशन 0 टू एडवांस है। इससे बाहर रीजनिंग आपकी बिल्कुल नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन, गारंटी के साथ। आप 100% यहाँ से रीजनिंग सीखेंगे। आप चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नमस्ते।